हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और मैं हूं आपका साथी अर्कंजन। आज के सेशन में आपका स्वागत करते हैं। आज हम सब करने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन, क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 1, क्लास 10th का फिजिक्स का लेसन 1 का पढ़ेंगे हम प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को सब कुछ शेयर कर दीजिए सभी के पास। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को सबसे पहले बता दीजिए। सभी को थोड़ा सा आवाज़ अच्छी आ रही है ना? चलिए सब कुछ फटाफट शेयर कर, हम थोड़ा शेयर कर दे रहे हैं, 1 मिनट। चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश पहले समझते हैं क्या होता है प्रकाश। देखिए, प्रकाश एक ऐसा चीज है जिसके सहारे से हम किसी चीज को हम देख सकते हैं। प्रकाश अगर ना हो तो हम किसी भी चीज को देख नहीं पाते हैं। तो हम बोल सकते हैं प्रकाश क्या होता है। तो हम शुरू से इसको रिवाइज करा दे रहे हैं। जो लोग पढ़ लिए हैं अच्छी बात है, एक बार रिवाइज से कर लीजिए, आगे क्लास चलेगा। तो सबसे पहले हम लाइट समझते हैं। प्रकाश क्या है? लाइट जानते हैं, जब बिना नॉट लाइट हम बिना लाइट के सहारे किसी चीज़ को नहीं देख सकते। बिना प्रकाश के सहारे हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश ही रहेगा तभी हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, अन्यथा ऐसे हम नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश कोई आपसे पूछे कि प्रकाश क्या होता है, तो बोलेंगे कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, देख सकते हैं। उसी को हम प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश का अनेक स्रोत हैं। प्रकाश के निम्नलिखित स्रोत हैं। वो क्या स्रोत हैं? प्रकाश के स्रोत मतलब क्या होता है? अब स्रोत मतलब कि जिससे वो उत्पन्न होता है, जिससे वो क्या होता है? उत्पन्न होता है। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत किससे कहते हैं? तो प्रकाश बता देगी जिससे प्रकाश क्या होता है? उत्पन्न होता है। मतलब कि वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश क्या होती है? उत्सर्जित होती है, उससे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं बल्ब, सूर्य, लाइट, जो भी सब होता है, ये सब क्या? प्रकाश के स्रोत हैं। अगर प्रकाश नहीं, इसी के सहारे क्या होता है? प्रकाश हमें मिलता है। ये जो भी प्रकाश देने वाले होते हैं उस वही क्या है? प्रकाश का स्रोत कहलाएंगे। ठीक है, आगे कुछ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं किरण। किरण क्या होता है समझ लीजिए। प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है। तो जो ये सब जाता है जो सीधी रेखा में, इसको हम क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश जो है जब गमन करता है, वो गमन मीन्स क्या होता है? चलना होता है। गमन का अर्थ क्या होता है? चलना होता है। ठीक है, गमन का मतलब क्या होता है? चलना होता है। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रेखा में, मान लें कि यहाँ से हमने एक टॉर्च लिया, एक ये हमारा टॉर्च हो गया, अब यहाँ से इसमें फोकस दे रहे हैं, इधर जा रहा है, तो ये सब क्या होगा? ये सब किरण कहलाएगा। इसको क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, जिनको भी जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी परेशानी होगा आप कमेंट सभी कर दीजिएगा। ठीक है, और आज हम लोगों का क्लास डेली अब लाइव शुरू हो गया, तो सब कुछ देखिएगा। और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको बता दीजिए कि क्लास 7 बजे शाम को चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अब देखिए प्रकाश पुंज,
अकिरण पुंज। पुंज का मतलब होता है कि बहुत सारा, पुंज का अर्थ यह होता है कि बहुत सारे, तो बहुत सारे किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब कि जब बहुत सारे किरणें एक साथ गमन करती है, मतलब कि अब बता रहे हैं कि एक ये किरण हो गया, एक ये किरण हो गया, एक ये किरण हो गया, एक ही किरण, एक ही, बहुत सारे किरण एक साथ चल रही है। तो जब एक साथ बहुत सारी किरणें जाएंगी तो उसी को हम कहते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज। ठीक है, तो प्रकाश पुंज समझ गए होंगे और किरण पुंज भी, कि जब बहुत सारी किरणें एक साथ गमन करती है तो उससे हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, या किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज जो होता है यह 3 प्रकार के होता है। कितने हो गए, 3 प्रकार के। एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। लिखा गया वही कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और अभिसारी प्रकाश पुंज। अब समझिए समांतर क्या होता है। समांतर समझते हैं क्या होता है कि समान अंतर, ये बराबर 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 अंतर पर, मतलब किरणों का वैसा समूह जिनके बीच का अंतर क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ठीक ना। तो जब किरणों की सॉरी, हाँ बता रहे थे कि समान प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिनकी किरणों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। क्या बोल रहे हो सर, क्लास 10th का 8 बजे क्लास था। अच्छा कोई बात नहीं, 7 बजे से शुरू, कुछ काम है 8 बजे से, बाद में लोग देख लीजिएगा जिनको देखना होगा 8 बजे, अब वीडियो अपलोड रहेगा। ठीक ना, फटाफट चलो, डिस्टर्ब नहीं कुछ भी। समांतर समझ गए कि वैसा प्रकाश पुंज जिनके बीच का अंतर क्या हो, बराबर हो, मतलब कि इनके बीच का अंतर क्या है, बराबर रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश पुंज। लेकिन अपसारी का मतलब क्या होता है, देखिए अपसारी का मतलब हो, देखिए अपसारी का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। टॉर्च देखें सभी कोई, टॉर्च, टॉर्च देखें, यहाँ से टॉर्च हम मारते हैं तो यहाँ से प्रकाश एक ही जा रहा है, लेकिन यहाँ से जाकर क्या होता है, सब फैल जाता है। क्या होता है, फैल जाता है। तो अपसारी का मतलब ही होता है फैलना, अपसारी का मतलब होता है फैलना। वैसा प्रकाश पुंज जो एक बिंदु से सभी दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है ना। अपसारी में समझिए क्या होता है, अपसारी का मतलब ही होता है क्या चीज, फैलना। अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलना होता है। जिससे टॉर्च बारेंगे तो उसका प्रकाश क्या हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा, तो उसी को हम बोलेंगे क्या चीज, अपसारी प्रकाश पुंज। वैसा प्रकाश पुंज जो एक बिंदु से होकर अनेक दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है, उससे हम क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी का मतलब क्या होता है, आप लोग बचपन में तो खेले हैं लेंस, लेंस ऐसा लेंस होता है, ऐसा जो लेंस होता है इसको आप खेले हैं, या फिर अभी भी स्टूडेंट मिलता है, हम लोग खेलते थे कि इसको रखेंगे कागज के सामने तो प्रकाश आएगा तो क्या हो जाएगा, एक एक बार जलेगा, इसको हम देखते हैं तो बड़ी खुश होते थे। तो लेंस क्या करता था कि बहुत सारे किरण को, इधर से कोई किरण आ गया, इधर से किरण आ गया, इधर से किरण आ गया, इधर से किरण, इधर से बहुत सारे किरण यहाँ पर आती थी, बहुत सारी किरण यहाँ पर क्या करती थी, आती थी, और आ करके यहाँ पर बहुत सारी किरण आ जाएगी, और एक वहां से एक फोकस कहाँ जाता, कागज पर जाता था, एक फोकस कहाँ जाता था, कागज पर जाता था। तो अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है कि जब बहुत सारे किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इसे हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है ना। अभिसारी प्रकाश पुंज समझ गए सभी कोई, कि वैसा प्रकाश पुंज जब बहुत सारे किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के निर्गत होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा बारी बारी समझ लेते हैं। परिभाषा के रूप में लिखा गया सब, लेकिन लिखते चलिएगा, वीडियो अपलोड रहेगा, बाद में इसको लिख लीजिएगा, या फिर अभी सबको लिख लीजिए। जब भी आप बैठिए पढ़ने के लिए तो आप एक कलम और कॉपी जरूर लेकर बैठिए, ताकि आप इसको उतारते भी चलिए। समांतर प्रकाश पुंज, वैसा किरण पुंज जिनके प्रत्येक किरणों के बीच का अंतर क्या हो, बराबर हो, उसे हम कहते हैं समांतर किरण पुंज या समांतर प्रकाश पुंज। ठीक ना। जैसे हम देख रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर कि जो यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, फिगर में आप देखिएगा तो फिगर में जो बनाया गया है सब क्या, इसके बीच का अंतर क्या है, बराबर है, तो इसलिए यह कौन हो गया, हमारा समांतर प्रकाश पुंज हो गया। क्या होगा, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है। अगला अपसारी क्या होता है,
तो वैसा प्रकाश पुंज या वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु से फैलते हुए प्रतीत होता है। वहीं बताया कि जो किसी एक बिंदु से क्या होता है, चारों दिशा में फैल जाता है। जैसे में टॉर्च, जैसे में क्या जी, टॉर्च। टॉर्च क्या करता है कि एक दिशा से होकर के पूरी दिशा में क्या होता है, फैल जाता है। यहाँ पर टॉर्च बारेंगे हम तो इसका प्रकाश क्या हो जाएगा, सभी दिशाओं में फैलेगा, फैल गया, इधर फैल गया, इधर फैल गया, मतलब चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है। तो जो टॉर्च होता है वो क्या करता है कि एक जगह से अनेक दिशाओं में क्या करता है, फैल जाता है। तो उसको हम कहते हैं क्या चीज, तो उसको कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, उसके बाद हम अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या बनेगा, तो वैसा प्रकाश पुंज जो किसी एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होते हुए क्या होता है, प्रतीत होता है। मतलब कि बहुत सारे प्रकाश का हो गए, एक जगह आ गए, इकट्ठा हो गए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है ना, सभी को कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे में लेंस जी आकर के क्या हो जा रहे हैं, इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो जब आकर के इकट्ठा हो जा रहे हैं तो इसी को हम बोल रहे हैं क्या चीज, अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी किरण पुंज। ठीक है ना, एक मिनट जरा सा सभी को लाइनें पढ़िएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अगला हम पढ़ेंगे प्रदीप्त किसे कहते हैं। देखिए प्रदीप्त, प्रदीप्त क्या होता है, तो वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश क्या होता है, निकलता है, जो मतलब प्रकाश देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तमान कहते हैं। उसे प्रदीप्त कहते हैं या दीप्तमान कहते हैं। जैसे में कि प्रकाश, प्रकाश जो देता है, जैसे में सूर्य, सूर्य क्या करता है, प्रकाश हमें देता है। चंद्रमा प्रकाश में देता है, सॉरी चंद्रमा नहीं, जो तारा होता है क्या प्रकाश देता है। तो जो प्रकाश हमें देता है वह क्या कहलाता है, तो वो हमें कहलाता है प्रदीप्त पदार्थ। ठीक ना, जिससे में सूर्य, तारा, बल्ब बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप समझ गए कि जो प्रकाश हमें देता है उससे हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम अप्रदीप्त। जो प्रकाश नहीं देता, अ का मतलब होता है नहीं, अप्रदीप्त मतलब जो प्रकाश देता है, मतलब जो प्रकाश नहीं देता है, वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, वे वस्तु जो प्रकाश नहीं देता है उससे हम क्या कहेंगे, उसे अप्रदीप्त कहेंगे। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं अब आत्म क्या होता है, तो वे पदार्थ, वही बात है इसमें भी आत्मदीप पर या प्रदीप पर बात एक ही होता है कि जो प्रकाश क्या करते हैं, हमें उत्सर्जित करते हैं, देता है, उसे हम क्या कहते हैं, आत्मदीप कहते हैं। ठीक ना, वही बात है सूर्य तारे, इसमें भी कहते हैं आत्मदीप पदार्थ क्या कहते हैं। और अदीप मतलब क्या, वे पदार्थ जो प्रकाश प्रदर्शित नहीं करता है उसे हम कहते हैं अदीप्त पदार्थ। ये दोनों का परिभाषा एक ही होता है। ये अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं, प्रकाशीय माध्यम थोड़ा समझना है अच्छा से। प्रकाशीय माध्यम क्या कहलाता है, देखिए माध्यम क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। प्रकाशीय माध्यम वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश जो होता है हमारी आंखों तक पहुंचता है, उसे कहते हैं हम प्रकाशीय माध्यम। वह क्षेत्र जिससे होकर वस्तु से निकलकर प्रकाश जो होता है हमारी आंखों तक आता है। जैसे हम मान लें कि यहाँ पर कांच है, कांच में फोकस 12, टॉर्च 12, और टॉर्च वहाँ से कहाँ हमारे पास आया, या फिर
हमने कांच के पीछे एक वस्तु को रखा और वस्तु को हमने क्या कही, मान लो एक कांच है, कांच के पीछे हमने एक वस्तु रख दिया, वस्तु को रखा हमने, वस्तु का जो फोकस है हमारे आंख पर आया, तो हमने उस वस्तु को देख लिया। तो बोल सकते हैं कि वह क्षेत्र ऐसा है कि जिससे हमारे हमने क्या कर दिया, वस्तु को देख लिया, तो उसी को बोलेंगे क्या चीज, माध्यम बोलते हैं। माध्यम मतलब वही होता है कि जैसे कि एक हवा माध्यम हो गया, जल हो गया, कांच हो गया, सबका माध्यम कहलाता है। तो प्रकाशीय माध्यम बोल सकते हैं वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंखों तक पहुंचता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे में कांच, हवा, पानी, इसको हम क्या बोलते हैं, माध्यम प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी जुड़े रहिए, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिए सभी, कोई बहुत कम लाइक किए हैं, 9 आदमी लाइक किए हैं, 12 लोग 13 लोग देख रहे हैं। कल से सभी को जुड़ना है भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, नहीं जुड़ेगा तो फिर नहीं पढ़ाएंगे, सबको जुड़ना है। अगला बोल रहा है कि प्रकृति के आधार पर माध्यम को 2 भागों में बांटा। जो माध्यम है इनको 2 भागों में बांटा गया है प्रकृति के आधार पर। एक बांटा गया है समांगी माध्यम और एक बांटा गया विषमांगी माध्यम। समांगी क्या होता है और विषमांगी क्या होता है? देखिए समांगी मतलब क्या चीज, ऐसे माध्यम जिनके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट क्या हो, समान हो, मतलब केवल वो एक ही चीज से क्या बना हो, उसको हम कहेंगे समांगी माध्यम। अब देखिए जो कांच रहेगा तो कांच में केवल कांच रहेगा, उसमें ईंट पत्थर थोड़ी मिलकर बनेगा, तो वैसे माध्यम को हम क्या बोलेंगे, समांगी माध्यम। मतलब बोल सकते हैं कि वह माध्यम जो एक पदार्थ से मिलकर क्या हो, बना हो, या उसके गुण एवं बनावट क्या हो, एक समान हो, उससे हम कहेंगे कैसी, समांगी माध्यम। ऐसे माध्यम जिनके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान हो, उससे हम समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में देख सकते हैं कांच एवं जल। ठीक है, विषमांगी क्या होता है, तो वैसे माध्यम जिनके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट क्या हो, समान नहीं हो, मतलब असमान हो, उससे हम क्या कहेंगे, विषमांगी माध्यम। जैसे में हवा, हवा में क्या है, धूल, कण, मिट्टी, बहुत सारे इसमें मिले होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, विषमांगी माध्यम बोलेंगे। ठीक है, ऐसे माध्यम जिनके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट असमान हो, उससे हम विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में हवा, कैल्साइड, ये सब क्या कराते हैं, ये सब हम आ जाएंगे विषमांगी माध्यम। तो आप कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, पूछ देगा कि हवा कैसा माध्यम है, समांगी विषमांगी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारिएगा, हवा मारिएगा, सॉरी विषमांगी मारिएगा। ठीक ना, अगला पढ़ते हैं पारदर्शी पदार्थ। समझिए पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी, पारदर्शी, इसको तोड़ेंगे तो पार जुड़ दर्शी, तो पार के मतलब आर पार, इसको हम देख सकते हैं, इस पार से उस पर, उसको क्या कर सकते, देख सकते हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जो होता है आर पार निकल जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे में ले लेंगे कांच, कांच पर इधर टॉर्च बनाए तो इसका प्रकाश क्या होता है, पूरा प्रकाश उस पर चला जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलेंगे। जल, जल में टॉर्च मारेंगे तो उसका प्रकाश कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, मतलब उसको ही पार कर जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। हवा, हवा में टॉर्च मारेंगे या प्रकाश देंगे तो इसका प्रकाश क्या होता है, आर पार चला जाता है, तो ऐसे पदार्थों को बोला जाता है पारदर्शी पदार्थ। ठीक ना, तो जैसे में लिखा गया कि कांच, हवा, जल आदि। अब आगे है पढ़ना है अपारदर्शी। अपारदर्शी, अ का अर्थ होता है नहीं, और का अर्थ क्या होता है, नहीं, अपारदर्शी मतलब प्रकाश आर पार नहीं कर सकता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का होता है आर पार नहीं जाता है, उससे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी। जैसे में क्या हो जाएगा, बेंच, कुर्सी, टेबल, मतलब इस पर टॉर्च मारेंगे तो आर पार जाएगा, होना जाएगा, कॉपी, किताब, इस पर टॉर्च मारेंगे तो आर पार नहीं जाएगा, तो इसलिए यह क्या कहलाएगा, हमारा अपारदर्शी कहलाएगा। ठीक ना, क्या कहलाएगा, अपारदर्शी। जैसे में लिखेगा पत्थर, बेंच, कुर्सी आदि। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, पारभासी। अब देखिए पारभासी क्या होता है, पारभासी, देखिए पारभासी वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जो होता है कुछ इसका भाग उस पर जाता है लेकिन कुछ भाग उस पर नहीं जाता है, मतलब कुछ कुछ जाएगा, थोड़ा थोड़ा, कि थोड़ा थोड़ा, गाना सुने हो ना, वही बात है कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ,
थोड़ा थोड़ा इसमें प्रकाश का होता है, इस पर से उस पर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पारभासी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जो होता है थोड़ा थोड़ा या कुछ इसका भाग उस पर जाता है, उसे हम कहेंगे पारभासी। जैसे हम लेंगे तेल पर लगा हुआ कागज। अब क्या कीजिए कि तेल, सरसों का तेल बड़ी महंगा हो गया है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के लिए क्या कीजिएगा कि अपने कागज पर गिरा लीजिएगा पेज फाड़ करके, और थोड़ा सा उसको घामा में रख करके और उस पर टॉर्च बारिएगा, तो टॉर्च पर कहाँ जाएगा, हल्का सा उस पर जाएगा। लेकिन ये सिंपल कागज का पन्ना रहेंगे, उधर बारेंगे तो प्रकाश नहीं जाता है, तो उसको हम बोलेंगे अपारदर्शी। लेकिन जब उस पर तेल लग जाएगा उस कागज पर, तो उस हमारे का पारभासी प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, हमारे क्या पारभासी हो जाएगा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए मेन हमको यहाँ से पढ़ना है, जो मेन पढ़ना है टॉपिक हमें, अब ये जो चैप्टर का नाम आया वो पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के परावर्तन का अर्थ क्या होता है, सभी कोई कुछ समझ में आ रहा है जी? पहले थोड़ा सा एक कमेंट कर दीजिए भाई, सभी कोई थोड़ा आप लोगों से पहले बात कर ले रहे हैं, कमेंट बॉक्स खोल दे रहे हैं फटाफट। अरे आप कहाँ हैं भाई? हम अपने गांव पर हैं नहीं कहीं, अपने गांव पर आए हुए हैं हम भी। चलिए, किसी को कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमसे भी कुछ अगर मिस्टेक होता है तो आप कमेंट की बताइए, सुझाव दीजिएगा, हाँ सर यहाँ पर बोल रहे हैं गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन फिर समझिए इसका मतलब से, पहले परावर्तन समझ लेते हैं, पहले हम परावर्तन समझते हैं। ठीक ना, अब परावर्तन का अर्थ क्या होता है, देखिए परावर्तन का मतलब जैसे हमने एक गेंद किया, हमने गेंद को लेकर बैट पर फेंका, बैट पर फेंकते हैं तो बॉल का होता है उछलकर किसी फील्डर के पास जाता है, तो वही क्या है, परावर्तन है। मतलब कि परावर्तित होता है, गेंद क्या होता है, बल्ले से लग करके वो परावर्तित होता है, तो 6 जाता है, 4 जाता है, दुक्की जाता है, सिंगल जाता है, वही क्या है, परावर्तन है। या फिर हमने किसी गेंद को लेकर किसी दीवार पर मारेंगे तो गेंद जो होता है हमारे पास आ जाता है, या फिर हमारे तरफ ही आता है, तो यही क्या है, परिवर्तन है। तो प्रकाश उसी प्रकार है, जब यह किसी सतह पर पड़ता है तो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। कोई कोई सतह होता है जहां पर प्रकाश पड़ने के बाद वह उसी प्रकार क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। जैसे में देखे होंगे कि आप किसी किसी बचपन में एक बहुत आप गलती करते थे, या फिर आपको बहुत मजा आता था कि एक आईना लेकर के किसी किसी के चेहरे पर चमकाते हैं, वही क्या है, प्रकाश के परिवर्तन है। वो क्या, प्रकाश के परिवर्तन है। शीशा जो होता है, आप जो आईना देकर दिखाते हैं तो वो प्रकाश को क्या परिवर्तित करता है, तो वही क्या है, प्रकाश के परिवर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम वापस लौट जाती है तो उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप क्या कीजिएगा, जाइए घर पर जा करके एक कांच ले लीजिएगा, शीशा ले लीजिए, ग्लास, ग्लास मतलब कैसे, आईना वाला ग्लास, आईना, उस पर टॉर्च बारिएगा तो उसका प्रकाश जस्ट आपके सामने आएगा, या फिर किसी प्रकाश के सामने रखेगा तो उसका फोकस जो होता है उसके जस्ट सामने बनता है, तो वही क्या, प्रकाश के परिवर्तन। देखिए जो फिजिक्स होता है, सिंपल सी बात बता दे रहे हैं, फिजिक्स का हमने प्रैक्टिकल कर चुका है, हम लोग फिजिक्स का पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिजिक्स का पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं और बाद में क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन जो केमिस्ट्री होता है उसको पढ़ते हैं, आज प्रैक्टिकल करेंगे कि इनको पता नहीं, कि नहीं जीवन में करेंगे कि नहीं हमको पता नहीं है। लेकिन तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही अंतर है कि जो फिजिक्स का हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं पहले ही, लेकिन केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल बाद में करना होता है, पढ़ने के बाद। तो सिंपल सी बात, इसका प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, और जितना प्रैक्टिकल उतना ही आपका अच्छा रहेगा। आप थोड़ा समझिए आगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने एक समतल दर्पण लिया, एक हमने क्या, समतल दर्पण लिया और समतल दर्पण ले रहे हैं। अब यहाँ से किरण आ रही है, यहाँ से किरण आ रही है, एक किरण आ रही है, और इस पर जानते हैं कि आने के बाद यह टकरा कर पुनः वापस जाएगी। मतलब जब किसी आईना पर हम टॉर्च मारेंगे तो आप टकरा कर फिर कहाँ जाएगा, वापस लौटेगा ही लौटेगा, वापस लौटेगा, तो वहीं लौट जाता है।
तो आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और दर्पण पर पड़ने के बाद जो टकरा कर जाती है उसे हम कहते हैं कैसी? परावर्तित किरण। ठीक है, देखिए सुनिएगा बात ध्यान से कि आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो टकरा कर वापस जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, देखिए यहां पर आके पड़ी है, यहां पर आके पड़ी है, यहां पर क्या आके पड़ी है जी? तो आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे कहते हैं आपतन को बिंदु, से कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक ना, आपतन बिंदु कहते हैं। और अगला पॉइंट कि आपतन बिंदु से खींचे गए लंब, एक यहाँ से एक लंब खींचा गया, एक यहाँ से लंब खींचा गया, तो जो आप लंब यहाँ से खींच रहे हैं इसी लंब का नाम हो जाता है अभिलंब। ठीक है, अब देखिए ना लंब खींच रहे हैं तो यहाँ पर एक कोण बन गया, एक यहाँ पर क्या बन गया? कोण बन गया, और एक यहाँ पर कोण बन गया। तो यहाँ पर जो कोण बनता है इसे हम आई से डिनोट करते हैं। अब आई के मतलब होता है आपतन कोण, और एक आर, आर का मतलब होता है परावर्तन कोण। अब समझिए आपतन कोण किसे कहते हैं? तो ये हो गया आपतित किरण, और ये क्या हो गया? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब, सॉरी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक ना, तो आई होप सब बिंदु जिसमें जो जो नोटेड पॉइंट है उसको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः फिर से समझा दे रहे हैं। ठीक ना, किसी को कोई दिक्कत होगा, परेशानी होगा, आपत्ति होगा, विपत्ति होगा, बोल सकते हैं। ठीक है, हो गया है। एक बार सभी कोई दोबारा कर लीजिए। ठीक ना, एक बार सब कोई दोबारा कर लीजिए इसको। ओके, चलिए सबसे पहले समझते हैं एक प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। कि कोई आपतित किरण आती है, किसी सतह पर टकरा कर वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? आप प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और जो किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। समझिएगा, टोटल बात को टोटल लिखवाया गया है। और उसके बाद आपतित किरण आती है और आने के बाद जो किरण वापस लौट जाती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। हमने अभिलंब पढ़ लिया कि आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और यहाँ पर दो कोण बनता है, एक कोण बनता है आपतन कोण, दूसरा कोण बनता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किससे कहते हैं? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए टोटल यहाँ पर थोड़ा सा पूरा पढ़ लेते हैं। आपतित किरण क्या होता है? तो आपतित किरण किसको बोलते हैं? दर्पण की सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण, दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरण वापस लौटती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये पड़ती है तो इसको कहते हैं आपतित किरण, और पढ़ने जो लौटती है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और आपतन बिंदु, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है इस बिंदु का नाम क्या है? हो तो बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। अभिलंब क्या कहते हैं? तो आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण किससे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है कोण उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इससे आई से सूचित करते हैं, आई से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम आर से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। अगला है, अब प्रकाश के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कि कितना बार पूछ चुका है, वो पता नहीं जी कितना बार ये पूछता है, हमको भी तो पता नहीं है कितना बार ये पूछता है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम।
पूछेगा एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है, देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, यहाँ पर लिखा गया है पहला पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों कहाँ है, एक ही तल में है। यह पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब कहाँ होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। अब दूसरा नियम क्या कहता है इसका, कि दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि यहाँ पर जब ने पार दिया था ई कोण और ई कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको आप रट जाइएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे प्रतिबिंब, चित्र, फिगर। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। अब देखिए प्रतिबिंब किसी प्रकाशीय स्रोत से चलने वाली, अब प्रकाशीय स्रोत मीन्स क्या होता है, समझ गए होंगे। प्रकाशीय स्रोत किसी प्रकाशीय स्रोत से चलने वाली प्रकाशीय किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उससे हम कहते हैं, उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाशीय स्रोत से चलने वाली प्रकाशीय किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, उससे हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वो वास्तविक मतलब क्या होता है कि जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वैसे प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर क्या करते हैं, उतार सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन किसी को हम संभावना के व्यक्त कर सकते हैं कि ना वो पर्दा के पीछे बन रहा होगा, हो सकता है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको हम पता नहीं है, जिससे हम कहेंगे भूत। भूत क्या होता है, कल्पना करते हैं यहाँ पर भूत है। लेकिन वास्तविक बात यह होता है कि जब जाएंगे वहाँ पर देखेंगे कुछ नहीं है, तो वही क्या वास्तविकता हो गई। तो वास्तविक मतलब क्या चाहिए कि वैसे वैसा प्रतिबिंब जिससे हम पर्दे पर क्या करते हैं, प्राप्त करके देख सकते हैं कि हाँ यह वास्तव में यह क्या है, भूत है। लेकिन देखेंगे वहाँ पर केवल क्या है, हवा है, तो वहाँ क्या हो जाए, काल्पनिक हो जाए, केवल अपने कल्पना किया। तो प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है, आभासी। वैसे प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। ठीक ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होता है, देखिए अंतर जितना क्वेश्चन आएगा ये सब इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन पूछ दे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ये देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर पूछ रखा है। अब इन्होंने बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले अंतर आपको लिखना होता है, तो आपने एक 20 में 50-50 बांट दीजिएगा, एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। और कितना लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या लिखेंगे फिर हम काल्पनिक प्रतिबिंब का, तो वैसा लिखना आपको नंबर में कटौती कर सकता है, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब है वह किरणों की वास्तविक कटान से बनता है। मतलब कि यहाँ पर वास्तविक किरण जब कटता है तभी बनता है, लेकिन जो काल्पनिक होता है वो उसको कल्पना करके हटाया जा सकता है जाता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक ना। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा बनेगा। देखिए अपने चेहरा को, अपना चेहरा आईना में देखिएगा तो हमेशा उल्टा बनेगा, हमेशा। आपने हमेशा आपका जो देखिएगा तो आपका चेहरा हमेशा आईना में उल्टा बनता है, जबकि वहीं अब देखिए कल्पना करेंगे हमारा इसमें आईना को उल्टा कर देखेंगे तो उल्टा में क्या कह सकते हैं, इसका सीधा बनता होगा। कैसा बनता होगा, सीधा बनता होगा। तो कल्पना की जहां पर बात की जाएगी तो वहां पर क्या कहलाएगा हम लोग का, वो हम लोग का कराएगा, हम लोग का कैसी बोल सकते हैं सीधा बन रहा है। ठीक ना। और तीसरा इसमें अंतर है
इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, और जो काल्पनिक दर्पण कहाँ बनता है, पीछे बनता है। तो पीछे कैसा हो बनेगा, मतलब क्या हो, काल्पनिक होगा। ठीक है, तो आज इतना ही पर आपको क्लास स्टॉप कर रहे हैं। और जिनको भी अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी अगर टॉपिक अभी तक समझ में नहीं आया, अभी तक कोई भी टॉपिक, फिर से बोलिए, फिर समझा दे रहे हैं। अच्छा, दर्पण ही बताएंगे बाबू, दर्पण अभी क्या है बताएंगे, अभी दर्पण क्या है इसको बताएंगे। दर्पण क्या है टोटल बताया जाएगा, दर्पण क्या है, दर्पण हम लोग कल पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। जब तक फिजिक्स चलेगा तब तक पूछेगा, अरे कोई बात नहीं, पूछो, जी भर पूछो, जितना पूछना होगा सब पूछो। और जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं सब कोई वीडियो को देख लीजिएगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास हम लोग का 30 से 35 मिनट का पर डे होगा। हालांकि आप लोग रोज रोज जुड़िए 7 बजे, 7 बजे से हम लोग क्लास चलेगा, 10th क्लास 7 बजे से ही चलेगा। ठीक ना। हालांकि जिन लोगों ने ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया है, हमारे पास नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको पता होगा 70 33 059 138। और कॉल नहीं करेंगे, केवल मैसेज। जिनके पास लिंक नहीं जा रहा है इस पर कॉल कर, इस पर मैसेज कर सकते हैं कि हमारे पास मैसेज नहीं, 8 बजे वाला नहीं होगा, 8 बजे का क्लास नहीं होगा। अभी आप लोगों का थोड़ा सा हो सकता है कि ना कल या परसों से हिंदी का भी प्रत्येक दिन का एक चैप्टर का एक वीडियो आएगा, प्रत्येक चैप्टर का एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का। अभी कुछ काम में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ न कुछ करते ही रहेंगे। तो तक सभी को जय हिंद। मिलते हैं कल अपने टाइम पर 7 बजे। गुड नाइट।